अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट टॉपिक जो कि कूलम्स लॉ था वो देखा था। उसमें से कुछ पोर्शन अभी बाकी है जिसमें हम इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम आई देखने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जब कूलम्स लॉ का फॉर्मूला निकाला था उसमें हमने जो कूलम फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर पढ़ा था, जिसमें एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी थी। ठीक है, जो यहाँ भी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी थी। लेकिन अगर मीडियम फ्री स्पेस या वैक्यूम के अलावा कोई और आ जाए, इन दैट केस आपके पास कूलम फोर्स की नई शक्ल क्या बन जाएगी या कूलम फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर हम यहाँ इस रिलेशन में देखें, अगर कोई और मीडियम आ जाता है तो वो कूलम फोर्स के डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास जो रिलेटिव परमिटिविटी है इन केस ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी वो 1 होगी, और उसके अलावा जितने भी मीडिया हैं उन सब की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1 से ज़्यादा होगी। अगर मैं आपको कूलम फोर्स का नया रिलेशन बताऊं जो कि इन केस ऑफ मीडियम है तो वो एफ डैश से मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ, जो कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 R स्क्वायर है। अब चूंकि फ्री स्पेस के अलावा बाकी जितने भी मीडिया हैं उनके लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर होगी। अगर डिनोमिनेटर में 1 से ग्रेटर वैल्यू आ जाए तो फोर्स की वैल्यू डिनोमिनेटर में 1 से ग्रेटर वैल्यू आने की वजह से रिड्यूस कर जाएगी। इसका मतलब फ्री स्पेस या वैक्यूम के केस के अलावा कोई और मीडियम अगर आता है तो फोर्स की यानी कि कूलम फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन की हुई है। if the medium between the charges is an insulator which is also known as dielectric, यानी कि उस मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक का नाम भी दे सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक का नाम क्यों देंगे उसको हम इस चैप्टर के लास्ट में देख लेंगे। Then experimentally it is observed that Coulomb's force decreases between them by a constant factor epsilon r, यानी कि एप्सिलॉन आर फैक्टर वो फैक्टर है जिस फैक्टर से वो फोर्स पहले की निस्बत रिड्यूस हो जाएगी या कम हो जाएगी। नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर रिलेटिव परमिटिविटी एज कंपेयर्ड विद द फ्री स्पेस। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी को फ्री स्पेस से कंपेयर करके निकाला जाता है, जिसको यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इतने फैक्टर से वो कम हो जाएगा। अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट करूँ जो कि कूलम फोर्स है तो आपके पास ये रिलेशन ये डेवलप हो जाएगा जिसमें एप्सिलॉन आर का इजाफा होगा डिनोमिनेटर के अंदर जो कि मल्टीप्लाई होगा। जी, अब इसके बाद मैंने आगे लिखा हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इज 1.0006। आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है जिसमें ये सारी वैल्यूज दी हुई है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस की वैल्यू है वो 1 है। तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है तो उसकी वैल्यू अगर एयर के केस में ली जाए तो एप्सिलॉन आर को आप अप्रॉक्सीमेटली 1 पुट कर सकते हैं, या 1 पुट करूँ तो आपके पास वही फोर्स आ जाएगी जो इनिशियली वैक्यूम के केस में आपके पास फोर्स की वैल्यू थी। ठीक है, अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एप्सिलॉन आर को अलग करें, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर को अलग कर लें। तो आपके पास वहाँ अगर मैं F की वैल्यू पुट करूँ जो कि इनिशियल वैल्यू थी इन केस ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, तो आपके पास ये जो एप्सिलॉन आर आएगा ये एप्सिलॉन आर आएगा, ये दोनों फोर्सेस के रेशियो के बराबर आएगा। वो दोनों फोर्सेस कौन कौन सी हैं, ये F वो फोर्स है इन केस ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, एफ डैश कौन सी फोर्स है इन केस ऑफ मीडियम, यानी कि जब कोई और मीडियम था। तो जो एप्सिलॉन आर है ये दो तरह की फोर्सेस की रेशो है, तो दोनों के यूनिट सेम होने की बुनियाद पर, रेशो होने की बुनियाद पर एप्सिलॉन आर का कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी की यहाँ डेफिनेशन क्या आएगी आपके पास, द रेशो ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स when they are placed in the insulating medium is called relative permittivity or dielectric constant of the medium। इसका मतलब ये दो तरह की फोर्सेस की रेशियो है, वो फोर्स जबकि मीडियम आपके पास क्या था, वैक्यूम या फ्री स्पेस थी, और उस फोर्स के साथ जब आपके पास जो मीडियम था वो वैक्यूम और फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम था, तो इन दैट केस इन दोनों की रेशियो जो होगी वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर आएगी। जी, हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, द स्पेस, हम रीजन भी कह सकते हैं इसे, द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू इट। यानी कि अगर एक आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है या पॉइंट चार्ज है तो उसकी सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, अगर वो चार्ज उस चार्ज की वजह से या पहले चार्ज की वजह से एक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, इसका मतलब वो पहले चार्ज की फील्ड के अंदर मौजूद है, और जिस हद तक जिस मुकाम तक वो उस फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वहाँ तक हम कहेंगे कि वो पहले वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड
एग्जिस्ट करती है। जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी कि नॉर्मली हमें चार्ज के गिर्द या चार्ज, तो हमें चार्ज नज़र नहीं आता तो उसकी फील्ड लाइंस कैसे नज़र आएंगे, तो उसकी फील्ड लाइन नज़र नहीं आती तो हम उसे इमेजिन करते हैं। तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये दो तरह की चीज़ें हमें बताते हैं, एक तो डायरेक्शन बताती है फील्ड की और उसके साथ से इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, शिद्दत, यानी कि ताकत, फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो आपको ये दो तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एक तो ये आपको डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, दूसरा ये इंटेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो इनको हम ड्रॉ करते हैं सिर्फ फील्ड की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जबकि ये आपको नज़र नहीं आती, दैट्स व्हाई इट इज़ इमेजिनरी। ठीक है जी बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसे हम देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन यहाँ मैंने मेंशन की हुई है, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि अगर किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में रखा गया है तो उस पॉइंट के ऊपर उस चार्ज पे पहले वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही होगी, तो दैट फोर्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं, हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो है उसको प्लेस किया हुआ है एक चार्ज क्यू की फील्ड के अंदर पॉइंट पी के ऊपर विद इन द फील्ड, तो वहाँ उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो बताई हुई है, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। वो ये एफ वो फोर्स है जो कि उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है, और क्यू नॉट वो टेस्ट चार्ज है जिसको हमने पहले वाले चार्ज की फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो इसके मुताबिक इसका यूनिट क्या बन जाएगा, ये जो हमने सबसे पहले ये जो इक्वेशन लिखी है ये इस डेफिनेशन के मुताबिक लिखी जो कि मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब ये जो आपके पास रिलेशनशिप बन गया इसके अंदर, इसका यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और चार्ज का यूनिट था कूलम, तो अब इसका यूनिट क्या बनेगा न्यूटन पर कूलम। इसका एक और यूनिट होता है जिसको वोल्ट पर मीटर कहा जाता है, लेकिन वोल्ट पर मीटर कैसे है इसका यूनिट हम इस चैप्टर में आगे चल के देखेंगे। इसमें लिखा द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज गिवन बाय, यानी कि जो फोर्स उस पर लग रही होगी, ऑब्वियसली कूलम्स लॉ के मुताबिक दोनों स्टैटिक चार्जेस हैं, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं जिस तरह से हमने पीछे भी फॉर्मूले को जनरेट किया था, कूलम फोर्स के फॉर्मूले को, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप क्या है जी, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है, और वेक्टर फॉर्म में आर कैप एक यूनिट वेक्टर जो कि फोर्स की डायरेक्शन में होगा और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वो फोर्स है जो क्यू नॉट के ऊपर लग रही होगी क्यू चार्ज की वजह से, अगर क्यू नॉट को क्यू की फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया जाए। Where r cap is the unit vector in the direction of force, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फ्रॉम q to test charge q नॉट, यानी कि q की जो फोर्स लग रही है q नॉट की तरफ या q नॉट के ऊपर, उसी डायरेक्शन में आपके पास r कैप की डायरेक्शन होगी, क्योंकि r कैप उसी फोर्स की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि यूनिट वेक्टर है। अब दोनों इक्वेशंस के जरिए अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ फोर्स की वैल्यू अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में पुट करें जो कि हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो यहाँ ये क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो वैल्यू बचेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की विद द रेफरेंस ऑफ कूलम फोर्स आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ क्यू वो चार्ज है जो फोर्स लगा रहा है, जबकि ऊपर वाला जो फॉर्मूला था F ओवर क्यू नॉट, वहाँ क्यू नॉट वो चार्ज था जिसके ऊपर फोर्स लग रही है क्यू की वजह से। जी दोनों फार्मूलाज एक ही चीज़ है लेकिन दोनों के रेफरेंसेस डिफरेंट हैं। पहला फार्मूला उसमें E इज इक्वल टू एफ ओवर जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट वो चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, जबकि ये जो फार्मूला कूलम फोर्स के फार्मूला से आपने जनरेट किया है, इसमें ये जो क्यू है ये वो चार्ज है जो फोर्स लगा रहा है। दोनों सेम मीनिंग देते हैं लेकिन इसमें चार्ज के रेफरेंसेस डिफरेंट है। जी अगर मैं सपोज कर लूँ कि हमारे पास जो मीडियम हो फ्री स्पेस या वैक्यूम के अलावा है, तो आपके पास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस तरह से फोर्स रिड्यूस करेगी, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो ऊपर वाले फॉर्मूले में हम देख चुके हैं, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो अगर फोर्स कम हो जाती है किसी मीडियम की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी कमी वाक़ई हो जाएगी। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ आप एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन आर लगाइएगा। ये एप्सिलॉन आर क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी, जिस तरह से फोर्स के फॉर्मूले में रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से फोर्स रिड्यूस कर गई थी, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिलेशन के अंदर जो कि आपने कूलम फोर्स के रेफरेंस से ही निकाला है, उसमें भी एप्सिलॉन आर की वजह से जो कि ग्रेटर देन 1 वैल्यू रखता है अदर देन वैक्यूम या फ्री स्पेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी रिड्यूस कर देगी। इसका मतलब ई डैश जो है इन केस ऑफ मीडियम ये रिड्यूस कर जाएगा इस इन केस ऑफ वैक्यूम, तो ई डैश विल बी लेस देन ई। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ था अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीजेस बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है,
दिस इज एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्सप्लेन इट ब्रीफली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंसीडर्ड एज अ पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो उसी पाथ को फॉलो कर रही होंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस पाथ को फॉलो कर रही होंगी, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसी पाथ को फॉलो करता हुआ मूव करेगा आगे की तरफ, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट था ये माइकल फैराडे ने दिया था, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में या फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में आपके पास एक स्टेटमेंट है जो कि थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, आपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ ली हुई है। जो उसकी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है वो क्या बनेगी, द नंबर ऑफ लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ सम टिपिकल पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू चार्जेस। आपने डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न ड्रॉ करने हैं डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। अगर आपके पास दो आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्जेस हैं, यानी कि एक जैसे चार्जेस हैं, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इन दैट केस आपके पास फील्ड का पैटर्न कुछ इस तरह का होगा। दोनों की फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, आपको पता है सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो फील्ड लाइंस का पैटर्न इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा और दरमियान में एक रीजन बनेगा जिसको क्या कहते हैं, फील्ड फ्री रीजन। नाउ दिस रीजन इज नोन एज फील्ड फ्री रीजन इन केस ऑफ सेम स्फेरिकल चार्जेस। जी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट हों, लेट्स सपोज ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज अगर नेगेटिव है, इन केस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस आपके पास क्या होगा, आपके पास दोनों की फील्ड लाइंस एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में जाकर टर्मिनेट होती हैं, तो पॉजिटिव से निकलकर ये कर्व फॉर्म बनेगी और ये नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरह का आपके पास एक कर्व्ड पाथ आपको नजर आ रहा है जो यहाँ बनेगा। तो यहाँ अगर आप देखें जैसे जैसे फील्ड लाइंस दूर जा रही हैं वैसे वैसे इन दरमियानी फासला बढ़ता चला जा रहा है, तो दरमियानी फासला बढ़ने की वजह से फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीकर होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ दरमियान में देखें फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ ये लाइंस करीब करीब मौजूद हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपके पास सिचुएशन होगी कुछ इस तरह की होगी। जी इसमें प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट दो ऑपोजिट चार्जेस हैं और यहाँ आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है, तो यहाँ इसकी डायरेक्शन आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बेटा अगर हम बात करें टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की, लेट्स सपोज आपके पास कोई कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, वो दोनों ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। इन दैट केस आपके पास एक प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे अगर नेगेटिव चार्ज है, तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड लाइंस आपके पास मौजूद होंगी, तो वो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव प्लेट में टर्मिनेट होंगी। तो उन फील्ड लाइंस का जो आपके पास पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह का होगा। दरमियान में आप देख रहे हैं कि ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं और आपस में एक दूसरे के करीब करीब भी हैं, तो यहाँ दरमियान में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और ये यूनिफॉर्म होगी। लेकिन जैसे जैसे आप किनारों की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी बेंडिंग आना शुरू हो जाएगी जो कि फील्ड को थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर देगी, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न बनेगा जब आपके पास क्या मौजूद होंगी, टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स मौजूद होंगी। जी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि कुछ खासियतें होती हैं, उनको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पहली प्रॉपर्टी यहाँ लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होंगी। ये चीज़ मैं आपके सामने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसका मतलब ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। जी सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, द टेंजेंट टू अ फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास ये जो कर्व पाथ है इसके ऊपर अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने से मुझे उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो पता चल जाएगी, ठीक है। ये कर्व क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स की वजह से ये फील्ड कर्व होती चली जा रही है। अदरवाइज अगर आप किसी भी पॉइंट पर इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो आप उस पॉइंट के ऊपर क्या खींचेंगे, एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे और वो टेंजेंट लाइन आपको क्या देगी, वो टेंजेंट लाइन आपको उस पॉइंट के ऊपर ओरिजिनल फील्ड की डायरेक्शन देगी। तो इस पॉइंट के अंदर यही चीज़ डिस्कस की जा रही है। अगर हम नीचे आए
तो इस पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है द टेंजेंट टू अ फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये चीज अभी मैंने आपको बताई जी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द लाइंस आर क्लोजर नियर द चार्ज, यानी कि चार्ज के करीब अगर आप मौजूद है तो लाइंस आपस में करीब करीब है, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसा फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, लाइंस अगर करीब करीब होंगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि अगर लाइंस करीब करीब हैं तो फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग। अगर जरा थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं, यहाँ मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ लाइंस करीब करीब हैं तो यहाँ फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप दूर जाएं तो वैसे वैसे लाइंस का दरमियानी फासला बढ़ता चला जा रहा है, तो फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होना शुरू हो जाएगी, वीक होना शुरू हो जाएगी। तो यही चीज इस पॉइंट के अंदर समझाई जा रही है कि अगर लाइंस करीब करीब हैं, अगर आपके पास फील्ड लाइंस करीब करीब हैं तो फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर वो दूर दूर हैं तो वो फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होती चली जाएगी। तो यही बात यहाँ लिखी हुई, द फील्ड इज वीक अवे फ्रॉम चार्ज बिकॉज लाइंस आर फार्दर अपार्ट। यानी कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हैं तो लाइंस एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, फील्ड की स्ट्रेंथ कमजोर होना शुरू हो जाती है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फैक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एक यूनिक डायरेक्शन होगी। तो कोई फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई हैज ओनली वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। यानी कि गिवन पॉइंट के ऊपर सिर्फ उसकी एक ही डायरेक्शन है। इफ द लाइंस क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अगर लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड ई को क्रॉस करती हैं, कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन एक से ज्यादा हो सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। वेक्टर की सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। अगर वो कट ऑफ करेंगे एक दूसरे को या इंटरसेक्ट करेंगे फील्ड लाइंस एक दूसरे को, तो इसका मतलब एक से ज्यादा जो उसकी डायरेक्शन है वो पॉसिबल हो जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल बात है बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी। जी नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दीज लाइंस आर इमेजिनरी हैविंग नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। यानी कि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजिनरी लाइंस है सिर्फ और सिर्फ फील्ड के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए या फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो ये चीज ये बताना चाह रहा है इस पॉइंट के अंदर। जी नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दे मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। अभी आपने देखा अगर आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। अगर मैं आपको चार्जेस की शेप दिखाऊं, यहाँ अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ ये स्ट्रेट लाइंस की शक्ल में निकल रही है। लेकिन अगर ये चार्जेस एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन में आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, तो इनकी जो लाइंस हैं वो कर्व्ड पाथ को भी फॉलो कर सकती हैं, जिस तरह के मैंने इस डायग्राम में शो किया हुआ। अगर आप इस डायग्राम में देखें या आप इससे नीचे वाली डायग्राम जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ इसमें देखें, तो फील्ड लाइंस आपको कर्व्ड पाथ फॉलो करते हुए नजर आ रही हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रही होंगी। ठीक है, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है। जी बेटा, इस लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही। थैंक